Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we're going to complete पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पैसा एक्ट 1996। दोस्तों, ये वीडियो ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी और पैसा एक्ट इससे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, तो इसको लास्ट तक देखना। और दोस्तों, इसके अंदर ना हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ना हमारे इंडिया के अंदर कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, तो इसको एंशियंट मिडिवल ब्रिटिश के टाइम पे ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ ये। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ। और फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैसे मिले। ठीक है, और ये भी देखेंगे दोस्तों कि मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ना हमें क्यों जरूरत है भैया, ग्रास रूट लेवल पे हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, वाई डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, क्यों चाहिए? तो फेडरलिज्म में आपने पढ़ा होगा कि भाई टू टीयर की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल और एक स्टेट की। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा और डिसेंट्रलाइजेशन करें तो हम स्टेट से भी एक इंस्टीट्यूशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पर भी जो है ना डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं पावर्स का। ठीक है, पावर्स का कर रहे हैं, तो पावर से किसका कर रहे हैं भैया? फंडिंग का कर रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का कर रहे हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपके लोकल, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, क्यों कहते हैं? कि ताकि यहाँ पर जो लोकल पीपल है ना, ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव से ना, पीपल रिप्रेजेंटेशन से पीपल पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भैया। आप जो इलेक्ट करते हो अपने एमएलए एमपीज को, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर आप खुद पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, खुद पार्टिसिपेट करोगे डेमोक्रेसी के अंदर, और खुद पार्टिसिपेट करोगे एडमिशन के अंदर, और खुद से पार्टिसिपेट करोगे और अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाओगे, सेल्फ गवर्नमेंट बनाओगे लोकल एरिया की, और अपने एरिया में खुद डेवलपमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, और आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अभी। उससे पहले दोस्तों, अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है ना क्वेश्चन बैंक वाली, ठीक है, ये पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, जिसके अंदर आप आराम से एक्टिव रिकॉल करके ना सब कुछ रिवाइज कर सकते हो आसानी से, और जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। तो एग्जाम के टाइम पर ये बहुत पीडीएफ काम आती है आपके, तो इसे डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, और चैप्टर वाइज रिकॉल कर लेना। प्लस मेरी जो सीरीज है, ठीक है, पॉलिटी की, यह आपको रिवीजन फास्ट करा देगी। ठीक है, प्लस आपको याद भी करा देगी सब कुछ, और क्लैरिटी तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट की क्लैरिटी सब कुछ मैं कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर ही कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ छोड़ नहीं रहा, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पैसा एक्ट 1996 और म्यूनिसिपैलिटीज को इसे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। ठीक है, ताकि आप इसके अंदर थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे कि एंशिएंट के टाइम पे ना हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे फंक्शन भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपने वर्ड सुने होंगे, ग्रामनी, सभा, समिति। ठीक है, तो ये सब क्या था? ये सब हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जैसे जिसे हम लोकल गवर्नेंस कहते हैं, ये सारे उसके फंक्शन ही थे। ठीक है, ये एंशिएंट के टाइम से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप आते हो मेडिवल के टाइम पे, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड पर, तो आपको थोड़ा इसमें दिखाई देगा कि भैया डिक्लाइन हुआ है लोकल गवर्नेंस के अंदर। क्यों? वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है उस टाइम पे। ठीक है, फिर अगर आप ब्रिटिश के टाइम पर आओ, ठीक है, जब भैया हम कॉलोनी बने ब्रिटेन की, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारा। ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का कैसे डिसेंट्रलाइजेशन पावर हुआ। तो देखने को आपको मिलेगा कि मायो का रेजोल्यूशन आया था 1870s में, जिसने इम्पीटस दिया डेवलपमेंट ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशन। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ भैया, क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि मायो रेजोल्यूशन 8070 जो है इम्पीटस देता है डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। तो यस, ट्रू है ये, और आपको राइट टिक मार के आना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब ये बंगाल विलेज चौकीदारी एक्ट क्या था? ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा उसको याद रखो, बट इतना ध्यान रखना ये आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, जैसे लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन जो आया था आपका 1882 के अंदर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि ये सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, फिर आपको मोरलेमेंटो रिफॉर्म देखने को मिलेगा 1909 में। इसने बोला था, इसमें रॉयल कमीशन आई थी एक, जिसने डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जो है रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आएंगे हम इंडिया के अंदर। फिर 1919 के अंदर जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे ना, तो उसमें डायरकी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हो गया था, आपको पता है, जिसके अंदर डायरकी सिस्टम के अंदर रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट बनी थी। ठीक है, तो आप ही मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते भी हो दोस्तों। ठीक है, अब फिर आगे हम देखें तो पंचायती राज का थोड़ा टाइम लाइन देखें, तो वही 1882 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी। ठीक है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ। फिर 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वही ट्रांसफर और बताओ रिजर्व लिस्ट। ठीक है, फिर 1938 में ऑन द एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 1940 में आर्टिकल 40 याद करूं कि भाई आर्टिकल 40 हमारे डीपीएससी में क्या है, बताओ बताओ। पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के लिए तो है,
कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंचायत, विलेज पंचायत, ठीक है। अब 1957 में हमने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई, ठीक है, और राजस्थान हमारा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब इसके आगे हम जो है अपने इस नोट से समझेंगे, ठीक है, और इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और आपके इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है आपके मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। मेंस से भी क्वेश्चन बनता है, क्यों भैया, विलेज को कैसे नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। विलेज तो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। विलेज के अंदर डेवलपमेंट होगा तभी तो रियल इंडिया आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो रियल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अगर देखा जाए तो पंचायत राज सिस्टम को आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हम म्यूनिसपैलिटीज को भी समझेंगे, फिर पैसा एक्ट 1996 को भी समझेंगे। और एक बात और दोस्तों, देखो ये चैप्टर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट वाली चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपने बुक के अंदर मार्क करते जाना अपने लक्ष्मीकांत के अंदर, ठीक है। अगर मार्क नहीं है तो इसे हाईलाइट करते जाना अपने बुक के अंदर, ठीक है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यू के अंदर आए थे ये मैं आपको बताता रहूंगा क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन से, और सही से सारे रिवीजन कर पाओ और याद कर पाओ चीजों को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचायती राज से आप क्या समझती हो, तो आप बोलोगे सर कि भैया हम इसको नाम को ना ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो पंचायत, ठीक है, तो पंचायत मतलब 5 या 6 लोगों का एक ग्रुप बना दो, ठीक है, उनके अंदर पंचायती कर दो उनकी, ठीक है। पंचायती मतलब वो डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। फिर राज, राज मतलब उनका गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट, उनका रूल, ठीक है। तो पंचायत का रूल, ठीक है। तो पंचायती राज का मतलब क्या है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, आपको पता होगा अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो 7th शेड्यूल के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों दिया, एक बात बताओ भैया, जब ये स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट देखिएगी ना लोकल गवर्नमेंट बनाने का, हमने क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया इसको, ठीक है। वाई पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसके अंदर हस्तक्षेप करती है और पार्लियामेंट कहती है नहीं हम इसको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे, क्यों, ऐसा क्यों भैया, आप एक बात बताओ, जो यूनियन गवर्नमेंट है क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना चाहती है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है, ठीक है, नहीं करना चाहती, तो वो अपने पावर जो अपने पास रखना चाहती है वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर्स नहीं देना चाहते, ठीक है। तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने, दैट इज हमारे पार्लियामेंट ने, इसके अंदर इंटरवीन किया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से क्या होगा कि भैया आप इसके अंदर कुछ मैंडेटरी प्रोविजन डालेंगे, ठीक है। उस मैंडेटरी प्रोविजन डालने से क्या होगा कि भैया जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो ऑब्लिगेशन में आ जाएंगे कि इसको इंप्लीमेंट करना है आपको, आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है अपने स्टेट्स के अंदर लेकर आना है, उसके लिए आपको लॉज बनाने हैं, ठीक है। इसलिए हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं देते, ठीक है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं डालते, तो कुछ स्टेट जो है इसको इंप्लीमेंट कर दे और कुछ नहीं करते, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और दोस्तों, जब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, तो इसके अंदर हमने कुछ मैंडेटरी प्रोविजन डाले और कुछ वॉलंटरी डाले, ठीक है। वॉलंटरी मतलब ऐसे थे कि मतलब स्टेट के ऊपर डाल दिया हमने कि स्टेट उसे चाहे तो उसको उनके ऊपर लॉज बना के उसको इंप्लीमेंट कर सकती है अपने राज्य के अंदर, अगर नहीं चाहते तो नहीं करें, ठीक है। बट मैंडेटरी प्रोविजन को उनको करना ही है, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे कि मैंडेटरी प्रोविजन क्या है और हमारे जो है जो वॉलंटरी प्रोविजन है वो क्या है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो इतना बात आपको समझ में आ गया, तो हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और हमने इसके लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिख रहा है 1992 के अंदर, इसके अंदर हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, ठीक है। और हमने फिर एक नया शेड्यूल भी बनाया इसके अंदर, और शेड्यूल क्या बनाना था बताओ भैया, शेड्यूल बताओ, शेड्यूल 11, ठीक है। शेड्यूल 11 आपका पंचायती राज से है और शेड्यूल 12 आपका म्यूनिसपैलिटी के लिए है, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा है, ठीक है। अब हमने क्यों करा भैया, अभी मैंने आपको बताया कि भाई डेमोक्रेसी लेके आना है हमें ग्रास रूट लेवल पर, ठीक है। डेमोक्रेसी हमारे स्टेट लेवल पे है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे है, हमें ग्रास रूट लेवल पे लेकर आना है। ग्रास रूट लेवल क्या है भाई, जमीनी स्तर पे लेकर आना है। जमीनी स्तर क्या होंगे, जब आप अपने रूरल के अंदर डेवलपमेंट लेकर पाओ, ठीक है, रूरल के अंदर अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। तो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी लेकर आनी है, मतलब लोगों की भागीदारी जो है उनके अपने क्षेत्र में होनी चाहिए, ठीक है। तो हर राज्य में, मतलब हर राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में लॉ बनाकर पीआरआई, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करेंगे, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस में दे दिया, ठीक है, प्रोविजन। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ पंचायती राज का, तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, जब आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले देखने को मिलता है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, ठीक है। अब ये पता है
इसके लिए स्पेशल नहीं आया था पंचायती रजिस्ट्रेशन के लिए। ये था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1952 में, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस थी 1953 को, उसको एग्जामिन करने का काम था इसका, ठीक है, उसको मेजर करने का काम था। तो इसने रिकमेंडेशन दिया बलवंत राय मेहता कमेटी ने कि भैया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करा जाए, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि भैया यूनियन से हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी, ठीक है, अब स्टेट भी जो है लोकल गवर्नमेंट को पावर दे, ठीक है, दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों, ठीक है। और उसको लेटर कोड बोला गया पंचायती राज, ठीक है। तो 3 टियर सिस्टम की बात करी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। उसने कहा कि विलेज लेवल पे ना ग्राम पंचायत हो, ठीक है, जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब लोग इलेक्ट करेंगे, ठीक है, वोटिंग सिस्टम होगा, लोग इलेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब लोगों की भागीदारी होगी, पार्टिसिपेशन होगा, वोटिंग राइट होगा। ब्लॉक लेवल पे दैट इज पंचायत समिति में इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, मतलब कुछ लोगों को वोटिंग पावर मिलेगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद होगा, जिसको जिला परिषद कहते हैं, उसके अंदर भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ये बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन हैं दोस्तों, जो 1957 में आए थे, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है, ठीक है। थर्ड इसने दिया कि वे प्लानिंग डेवलपमेंट का कार्य इन 3 बॉडीज को सौंप दो, ठीक है, जो 3 बॉडीज बनाओगे आप, इसको सौंप देना, ठीक है, प्लानिंग डेवलपमेंट का कार्य इनके क्षेत्र में, ठीक है, इनके एरियाज में। फिर जेन्युइन पावर ट्रांसफर भी करो, ठीक है, जेन्युइन पावर ट्रांसफर मतलब सिर्फ लिखित में नहीं, सिर्फ कागजों में नहीं कि लिखा हुआ है कि मैंने जेन्युइन पावर ट्रांसफर कर दिया, नहीं 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 भैया, ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ठीक है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने चाहिए आपके रियल लाइफ में, ठीक है। चलो, एजुकेट रिसोर्सेज भी दो, एडिक्वेट रिसोर्सेज मतलब फंडिंग भी दो ना भाई इनको, बिना पैसे काम कैसे होगा, ठीक है, आपने पावर दे दी, पैसा नहीं दिया, बिना पैसे काम कैसे होगा आज की दुनिया में, ठीक है, तो पैसा भी दो उनको अच्छा खासा। फिर कमेटी आई हमारी दूसरी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, तो मेहता मेहता जी दोनों हैं, ठीक है, तो पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, ये आई हमारी 1977 में, ठीक है। बट इसके अंदर ध्यान रखना, बाकी सारे कमेटी ने 3 टियर दिया था कि भाई 3 टियर पे बनाओ, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बट इसने बोला 2 टियर। इस चीज का ध्यान रखना, 2 टियर अगर पूछे ना एग्जाम में कि भाई 2 टियर वाला किसने सजेशन दिया था, तो वो अशोक मेहता कमेटी थी, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब ये 1977 में जब अशोक मेहता कमेटी बनी थी ना, उस टाइम पे जनता गवर्नमेंट थी, जनता गवर्नमेंट पार्टी थी उस टाइम पे, जनता पार्टी की जो है गवर्नमेंट थी, ठीक है। उन्होंने पंचायती राज के लिए ये बनाया था, ठीक है, चीज का ध्यान रखना। इसने 2 टियर सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, इसने विलेज लेवल हटा दिया, ठीक है, इसने कहा ब्लॉक लेवल होगा और सेकंड होगा हमारा जिला लेवल, इसने विलेज लेवल को हटा दिया, ठीक है, जबकि विलेज लेवल में रियल काम होना चाहिए दोस्तों, है ना। और इसने बोला टैक्सेशन सिस्टम बनाएंगे हम, ठीक है, और SC ST को सीट रिजर्वेशन भी देंगे और उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे देंगे, ठीक है, SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा इन लेवल में, ब्लॉक लेवल में और जिला लेवल में, और उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, ठीक है, एरिया में डिपेंड करेगा ये। स्टेट शुड नॉट सुपरसीड देम, ठीक है, अब स्टेट जो है सुपरसीड ना करें इनको, भैया इनके जो लोकल काम है इनको खुद को करने दे, उनको सुपरसीड ना करें, ठीक है। स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक पंचायती राज का मंत्री बनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लेना कि भैया इसने बोला कि भैया पंचायती राज का एक स्पेशल मिनिस्टर बनाओ अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, ताकि वो इनको इंप्लीमेंट करने का काम कर पाए, स्पेशल काम कर पाए। प्लस संवैधानिक बनाओ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो उनको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात करी है किसने, अशोक मेहता कमेटी ने, कि भैया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, ठीक है। अब थर्ड आया हमारा GK राव कमेटी 1985। थर्ड नंबर पे जो कमेटी आती है दोस्तों, वो है GK राव कमेटी, जो 1985 में फॉर्म हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब एक बात आता हूँ आपको, ये ना कमेटी जो बनी थी वो रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट को रिव्यू करने के लिए बनी थी, ठीक है, ना कि PRI के लिए बनी थी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉवर्टी एलिवेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ा ओपिनियन भी देखेंगे कि भैया जो पॉवर्टी एलिवेशन वाली जो कमेटी बनाई थी हमने उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, तो आपको पता होगा, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो, दंत वाला कमेटी जो है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए रिकमेंडेशन लेके आती है, ठीक है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट की बात करती है, ठीक है, 1978 में बनी थी। हनुमंत राव कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट प्लान के बारे में बात करी थी और ये 1984 में बनी थी, ठीक है, और ये बनी हमारे GK राव कमेटी 1985 में, ठीक है। तो इसने रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट को रिव्यू करने के लिए बनी थी ये, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बट इसने जो रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, ये आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि भैया डेवलपमेंट वाज ब्यूरोक्रेटाइज्ड एंड डाइवोर्स फ्रॉम पंचायती राज, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया है कि भाई जो आप यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है ना, यह आपके यहाँ पूरा ब्यूरोक्रेटिक हो गया है, ब्यूरोक्रेटिक लाइक कि भैया सब कुछ जो है ना आपने कलेक्टर के पास पावर दे दी है ना, जितने भी जो आपने जो गवर्नमेंट ऑफिस है ना इनको पावर दे दी है, और ये काम करने चाहते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्टेड है नहीं,
ठीक है, ये बहुत ही कम काम करना चाहते हैं, ठीक है। फ्री, दैट मीन्स कि आपने ग्रास तो बना दिया लेकिन विदाउट रूट्स के ना दिए, ठीक है। मतलब ग्रास है आपके पास लेकिन रूट्स नहीं है उनके पास, जड़ें नहीं है। जड़ मतलब जो भैया जो काम करने वाले लोग हैं वही नहीं है, ठीक है। काम करने वाले लोग कौन होंगे भैया? आप जब तक पंचायती राज नहीं बनाओगे, ठीक है, वहां पर खुद खुद के लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, वहीं के लोगों की लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाओगे, तो कैसे रूट्स मतलब बनेंगे आपके, ठीक है, ग्रास के। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन पोस्ट बनाओ आप, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन पोस्ट बनाओ, ठीक है। और उनका जो ओपिनियन था वो दंतवाला कमेटी और हनुमंत राव से डिफरेंट था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। 4 नंबर कमेटी आपको मिलेगी एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में, जो अगली साल ही बनती है। एक कंसेप्ट पेपर बनाने के लिए कमेटी फॉर्म हुई थी, ठीक है, जिसने बात करी कि भाई रिविटलाइजेशन करें ऑफ पीआरआई फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दो। इसने भी बात कही भाई कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, ठीक है, पंचायती राज के डेवलपमेंट के लिए, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, नहीं करेगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देना बहुत जरूरी है। न्याय पंचायत भी बनाओ, ठीक है। इन्होंने एक और बात बोल दी कि भैया न्याय पंचायत भी बनाओ, ठीक है, जो न्याय वगैरह ठीक है, जुडिशरी वाला थोड़ा काम करेगा जो पंचायत के अंदर, ठीक है। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज दो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे? और दोस्तों, इलेक्शन का अगर डिस्प्यूट आता है ना पीआरआई का, उसके सेटल करने के लिए आप स्टेट जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स को बनाओ, ठीक है। स्टेट जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स के बाद इनके डिस्प्यूट जाने चाहिए पीआरआई के, ठीक है। ये एल.एम. सिंघवी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया 1986 के अंदर। दोस्तों, फिर आपको ना 2 कमेटी और मिलेगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यही 2 कमेटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं 2 कमेटी के रिकमेंडेशन लिए गए ज़्यादा, ठीक है, जिससे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पीआरआई को, ठीक है, वो है थुंगन कमेटी जो 1988 में बनी थी, और गडगिल कमेटी, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि 1988 से लेकर 89 तक उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, ठीक है। और थुंगन कमेटी देखो ना दोस्तों, थुंगन कमेटी जो है ना, ये पार्लियामेंट के कंसल्टेटिव कमेटी की सब कमेटी थी, ठीक है, जिनने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एडमिशन के बारे में रिकमेंडेशन देना था इनको, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, ये दोनों कमेटी ना, थुंगन कमेटी और गडगिल कमेटी, इनके जो रिकमेंडेशन है ना, मोर और लेस सेम ही थे, ठीक है। अभी आप देखो देखने को ही मिल जाएगा। जैसे अगर आप थुंगन कमेटी देखो ना, इसने सेम बात बोली कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए पीआरआई इसको, ठीक है। 3 ईयर सिस्टम की बात करी, ठीक है, 5 साल का टर्म फिक्स कर दो, ठीक है। जैसे कि आपका जो स्टेट इलेक्शन होता है ना, हर 5 साल के लिए होता है, ठीक है, मतलब 5 साल के लिए एमएलए बनते हैं ना, एमपी बनते हैं, ऐसे इनका ही 5 साल का टर्म कर दो, ठीक है। और एक बात और, मेंबर्स एट ऑल 3 लेवल्स डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। इसके ध्यान रखना, इसने इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात ही नहीं करी, इसने कहा तीनों लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, रिजर्व सीट करो फॉर SC ST, ठीक है, प्लस वुमेन, ठीक है। SC ST की तो हर कोई बात कर रहा था अब तक, लेकिन वुमेन की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। तो महिलाओं को भी हमने रिजर्वेशन देने की बात करी, ठीक है, थुंगन कमेटी ने बोला, ठीक है। प्लस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट बनाओ जिन पर पीआरआई प्लान बना सके, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा भाई, हमने 11th शेड्यूल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा है 11th शेड्यूल, इसके अंदर हमने सब्जेक्ट डाले कि भैया पीआरआई किस पे काम कर सकती है, ठीक है। फिर हमने अपना 12th शेड्यूल बनाया, जिसके अंदर हमने ये बताया कि म्यूनिसपैलिटी किन सब्जेक्ट पे काम करेगी, क्या उनके पास अधिकार क्षेत्र होगा उनका, ठीक है। 7th, एम्पावर देम टू लिवाई, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स ड्यूटीज, उनको इतनी पावर दी जाए कि वो टैक्स लगा सके, कलेक्ट कर सके, और अप्रोप्रिएट खुद से बता सके भैया हम लोग कहाँ खर्च करना है ये पैसा, ठीक है, टैक्स और ड्यूटीज का जो पैसा जो आएगा इसको कहाँ खर्च करना है, अप्रोप्रिएट करना है, ठीक है। फिर 8th रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगी, इसने ये बात करी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भैया स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जस्ट लाइक भाई जैसे कि हमारे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन मिलती है, जो बताती है कि भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना स्टेट गवर्नमेंट को फंड देना चाहिए, है ना, और कितना पीआरआई को भी देना चाहिए। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है यही बताएगी कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना फंडिंग एलोकेट करना चाहिए, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन ताकि पीआरआई के फाइनेंशियल एलोकेट हो सके। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट और ज़्यादा है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओ, ठीक है, उसका गठन करो ताकि रेगुलर चुनाव हो सके, ठीक है, इनके पास थोड़ी पावर हो जो सेपरेट मतलब ये इलेक्शन कराएंगे म्यूनिसपैलिटी और पीआरआई का, ठीक है, आपके आपके स्टेट के अंदर, मतलब जिस स्टेट के अंदर आप स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाओगे या स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओगे, ठीक है, वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन इनका काम होगा कराना, ठीक है। तो गडकरी कमेटी देखो तो ये पॉलिसी एंड प्रोग्राम के लिए बनाया गया था, ठीक है, कि कैसे पीआरआई को स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। तो उनका सेम रिकमेंडेशन था जस्ट लाइक थुंगन कमेटी, ठीक है। अगर आप देखो तो गडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन पर ना ड्राफ्ट बिल बना के संसद में पेश किया गया था, ठीक है, जो गडगिल कमेटी ने बताया बोला उसी के रिकमेंडेशन पर ड्राफ्ट बिल बनाया और संसद में पेश किया गया। कब किया गया? तो पहली बार किया गया जब राज्य सरकार थी, ठीक है, राजीव गांधी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर,
ठीक है, और उन्होंने पेश किया, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये म्यूनिसपैलिटी वाला ये और पीआरआई वाला बिल हमारा पास नहीं हो पाया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है ना, इसके लिए भैया मेजोरिटी खासी चाहिए होती है, बताया ना आपको, बढ़ाया मैंने, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो वीपी सिंह सरकार बनी, उन्होंने बिल पेश किया, ठीक है, लेकिन सरकार इनकी गिर गई, ठीक है, तो बिल हो गया लैप्स्ड, ठीक है। तो फिर नरसिंहा राव जी की सरकार बनती है। आपको पता है ना, एलपीजी रिफॉर्म इन्होंने करे 1991 में, तो इनकी सरकार बनती है। इन्होंने एक काम और करा, इन्होंने क्या करा, भैया बिल के अंदर जो विवादित बात है ना उसको मॉडिफाई कर दिया, कि भैया बिल जो है ना रिजेक्ट ना हो जाए, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, विवादित बात को। और फाइनली ये बिल पास होता है, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये बिल पास होकर ये पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, ठीक है। अब इसके अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के प्रोविजंस को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर क्या मैंडेटरी प्रोविजंस है और क्या वॉलंटरी प्रोविजंस है, ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1992 में, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 9 ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसके अंदर हमने पंचायत की बात करी, ठीक है, पंचायत रिलेटेड ये मतलब पंचायत के पास क्या पावर होंगे क्या नहीं, ठीक है, ये हमने पार्ट 9 के अंदर ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन की। और पार्ट 9 के अंदर जो ऐड हुआ वो उसके अंदर हमने आर्टिकल डाले, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक। ओ से याद रखना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, तो ओ तक है। और हमने 11th शेड्यूल ऐड किया, ठीक है, आर्टिकल 243 जी से, ठीक है, जो डील करता है 29 फंक्शनल आइटम्स होती है पंचायत, ठीक है। तो 29 फंक्शनल आइटम्स है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है भाई इस एक्ट की, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल से देता है आर्टिकल 40 को, आपको पता है डीपीएसपी की बात करता है, डीपीएसपी में बोला गया है भैया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, भैया विलेज पंचायत को बनाओ, ठीक है। तो आर्टिकल 40 के ये जो बोलता है भैया डीपीएसपी जो प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसको ये क्या करता है प्रैक्टिकल से देता है ये अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिसेबल मिल गया, ठीक है, मतलब राज्य सरकार अब ऑब्लिगेटेड है कि पीआरआई सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। अब इसके अंदर हमने दो प्रोविजन डाले हुए, कंपलसरी और वॉलंटरी, ठीक है। अब हमने क्या किया इससे, हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये एक्ट, और आपके एग्जाम के लिए मेंस और प्रीलिम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। ग्राम सभा, 3 टियर सिस्टम वगैरह सब कुछ देखेंगे इसके अंदर हम। फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 दोस्तों, इसके फीचर्स ना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान दो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको इसे सुन लो, ठीक है। तो इसके अंदर बोला गया बे ग्राम सभा होगा, ठीक है, फर्स्ट तो ग्राम सभा होगा, ठीक है। ग्राम सभा क्या होगा, इसके अंदर जितने विलेज के इलेक्टोरल रोल के अंदर जो रजिस्टर्ड होंगे ना सारे पर्सन वो ग्राम सभा के पार्ट होंगे, ठीक है। तो इलेक्टोरल रोल जो बनेगा विलेज का, उसके अंदर जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होंगे इलेक्टोरल रोल के अंदर जिसका नाम होगा वो ग्राम सभा के पार्ट होंगे, ठीक है। पावर क्या होगा, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर अपना एक्ट बनाकर, ठीक है, स्टेट असेंबली के अंदर इनेक्ट करके वो डिफाइन करेंगे कि क्या होगा ग्राम सभा का पावर, ठीक है, अपने स्टेट के अंदर। प्लस 3 टियर सिस्टम दिया गया, ठीक है, वही मैंने था ना ग्राम सभा होगा, तो ऐसे ही विलेज लेवल पर ग्राम सभा होगा, फिर जो ब्लॉक लेवल होता है वो इंटरमीडिएट लेवल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल आपको बताइए दोस्तों, ठीक है। अब एक बात और, जो इंटरमीडिएट लेवल है ना, ये जरूरी नहीं है अगर 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है स्टेट की, तो ठीक है, स्टेट पॉपुलेशन अगर लेस देन 20 लाख या इक्वल टू 20 लाख है तो वहां पर ये इंटरमीडिएट वाला जो है टियर सिस्टम जरूरी नहीं लेकर आना, ठीक है। अब थर्ड, इलेक्शंस कैसे होंगे भैया, तो विलेज के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे पीपल, ठीक है, तो विलेज के अंदर आप डायरेक्ट इलेक्शन कराओगे जैसे एमपी और एमएलए का कराते हो, ठीक है। और ये कौन तय करेगा, तो चेयरपर्सन, ठीक है, कि भैया विलेज के अंदर चेयरपर्सन कौन बनेगा विलेज के, तो ये स्टेट लेजर तय करेंगे। इंटरमीडिएट पोजीशन पर भैया सेम डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा, बट चेयरपर्सन इन दोनों पे इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपस में ही वोटिंग के द्वारा होगा, ठीक है, जैसे बताया ना आपको कैसे होती है वोटिंग राज्यसभा की, जस्ट लाइक दैट। वोटिंग राइट्स, सबके पास अधिकार है वोट का, चाहे डायरेक्ट इलेक्टेड हो या इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स इन सबके मेंबर्स के ऊपर पास होगा, ठीक है। अब रिजर्वेशन देख लो दोस्तों, रिजर्वेशन की बात करिए इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो जितने भी 3 लेवल के टियर सिस्टम है ना, ये एट ऑल 3 लेवल्स SC ST को रिजर्वेशन देंगे, ठीक है।
वो भी उनके पॉपुलेशन के आधार पर देंगे, ठीक है, जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से हम क्या रिजर्वेशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्लस अब एक बात और कि भैया अगर SC ST जहाँ पर सीट रिजर्व है, ठीक है, तो ऐसे ग्राम सभा के अंदर चेयरपर्सन कौन होगा, तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। अच्छा, वुमेन को हम रिजर्वेशन देंगे मिनिमम 1/3, ठीक है, 1/3 सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व होगी, ठीक है, पहले से ही। अब एक बात और, ये जो है ना 1/3 सीट, इसके अंदर SC ST वाले भी इंक्लूड हैं दोस्तों, इसके ध्यान रखना। ST ST की सीट है ना, उनको मिला के की बात कर रहे हैं हम, 1/3 सीट, ठीक है। चेयरपर्सन के लिए भी 1/3 वुमेन के लिए होगी रिजल्ट, ठीक है। बैकवर्ड क्लास, स्टेट से चाहे तो बैकवर्ड क्लास को दे सकती है मतलब रिजर्वेशन, अगर चाहे तो, ठीक है, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, खत्म कहानी, ठीक है। चलो, चेयरपर्सन का भी इसी तरीके से होगा। अच्छा, एक बात और, ऊपर जो SC का रिजर्वेशन दिया है ना, हमने शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया है, ये अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। उसका रीजन है दोस्तों, अरुणाचल में सिर्फ इंडिजीनियस ट्राइब्स है, ठीक है, SC की पॉपुलेशन है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। और ये हमने 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। चलो, फिफ्थ में हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, कि भैया ड्यूरेशन क्या होगी, इन सारे 3 लेवल्स के ऊपर क्या ड्यूरेशन होगी, ठीक है, ये पंचायत की। तो 5 साल का टर्म होगा, ठीक है। खत्म होने से अगर पहले इलेक्शन कराना जरूरी होगा, जैसे कि भैया कोई MLA की डेथ हो गई, तो हम क्या करते क्या है वहाँ पर रीस्केड्यूल करा दे इलेक्शन, मतलब यहाँ पर जो है किसी कोई प्रेजेंट में MLA था कोई, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई, तो हम उसकी सीट के दोबारा से इलेक्शन कराते हैं ना, ठीक है, क्योंकि 5 साल का टर्म अभी पूरा नहीं हुआ, तो बचे हुए टर्म के लिए, ठीक है, अगर बचा हुआ टर्म उसका ग्रेट लेस देन इक्वल टू 6 मंथ है, तो इलेक्शन होगा। अगर 6 मंथ से कम है ना, तो इलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो डिजोल्यूशन के 6 माह के अंदर इलेक्शन होगा, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो पंचायत होगी वो अपना जो है लास्ट टर्म के बचे समय के लिए ही रहेगी, ठीक है, मतलब जो टर्म रह चुका है उसके लिए रहेगी, फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे, न्यू फ्रेश इलेक्शन होंगे, इसका ध्यान रखना दोस्तों। और अगर 6 महीने से कम का समय रह गया, कम का समय बचा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा इतने कम समय के लिए, यहाँ न्यू पंचायत का इलेक्शन होगा, ठीक है, फॉर फुल टर्म 5 साल के लिए ही, ठीक है, नया फ्रेश इलेक्शन। अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा भाई इन मेंबर्स का, तो स्टेट लेजर का इलेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है, जो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, तो उस हिसाब से वो अपने स्टेट इलेक्शन लॉ भी बनाएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से एप्लीकेबल होगा। स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बना दे, ठीक है, या फिर कोई लॉ बना दे, उसमें बता दे कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन कैसे करेंगे हम, ठीक है, किन ग्राउंड्स के ऊपर करेंगे हम, ठीक है। एज का ग्राउंड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 21 ईयर्स है तो नो डिस्क्वालिफिकेशन बेसिस ऑन 25 ईयर्स रूल, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। जैसे कि MP और MLA के लिए आप एलिजिबल तब होगे इलेक्शन में जब आपकी 25 ईयर्स की एज हो रही होगी, बट ये ना ग्राम सभा के इलेक्शन में या फिर पंचायत के इलेक्शन में ऐसा नहीं है, अगर आप 21 ईयर्स के हो ना तो आप एलिजिबल हो, ठीक है भैया, कैंडिडेट ऐसा आप इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, 18 ईयर्स एज चाहिए आपको वोट डालने के लिए, ठीक है, तो इलेक्टर रोल में तभी नाम आएगा जब आपके मतलब जब 18 साल के आप हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कैसे मतलब डिसाइड करेगा भैया, अगर डिस्क्वालिफिकेशन किसी का आ रहा है तो क्वेश्चन उसके ऊपर अगर अराइज होते हैं, जैसे कि हमने कहा था ना भाई स्पीकर डिसाइड करता है इन केस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा, ठीक है, एक अथॉरिटी बनाएगा, उसी को रेफर कर देगा वो, ठीक है। चलो, तो ये हम तक समझ में आ गया। अब 7th में देखते हैं हम कि भैया हम स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, हमने बोला कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो लेकर आए हम, इसके अंदर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन ही बनाएंगे। अब इसका काम क्या होगा, तो पंचायत के चुनावों का सुपरिटेंडेंस, ड्यूरेशन एंड कंट्रोल सब कुछ काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेगा कौन, गवर्नर करेगा, इसी का ध्यान रखना है, यहाँ पर गवर्नर करेगा अपॉइंट, ठीक है। सर्विस कंडीशन भी गवर्नर तय करेगा, इंपॉर्टेंट है। रिमूवल का तरीका सेम एज हाई कोर्ट के जज के रिमूवल जैसा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपना नोट करके रखना दोस्तों। इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। 9 देखते हैं दोस्तों, पावर एंड फंक्शन क्या होंगे, तो स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को एम्पावर करता है ताकि पंचायत एक्ट एज अ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। डिवोल्यूशन ऑफ पावर फॉर डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू 29 मैटर्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, ठीक है, तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर कैसे करेगा, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, इन 29 मैटर्स के अंदर जो हमने 11th शेड्यूल के अंदर डाला है। अभी 29 मैटर्स क्या है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये सारे 29 मैटर्स है, ठीक है, जो 11th शेड्यूल में हमने डाले हैं, ठीक है।
तो इनके ऊपर जो है पावर कौन देगा, ठीक है, कि भैया ये सब डेवलपमेंट कर सके, तो स्टेट लेजर बताएगा, ठीक है, अपना लो बनाकर। ठीक है, अब देखते हैं फिनांसेस, भैया बिना पैसे के कैसे काम होगा, तो फंड कैसे दे, तो फंड का भी प्रोविजन जो है हमें डाला कि स्टेट लेजर में पंचायत को पावर टू लिवाई, कलेक्ट, अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटी, टोल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब स्टेट लेजर जो है ना बोल सकती है कि भैया पंचायत के पास पावर है कि वो लिवाई करे टैक्स, ठीक है, कलेक्ट कर सकती है टैक्स, अप्रोप्रिएट कर सकती है, ठीक है, ड्यूटी, टोल्स, ये सब। ठीक है, पंचायत कर लगाएगा, जमा करेगा, ठीक है, रखेगा, ये सब जो काम है स्टेट लेजर दे सकती है पंचायत को। ठीक है, वो उनकी मर्जी है। स्टेट द्वारा लिवाइड एंड कलेक्टेड टैक्सेस ड्यूटी पंचायत को असाइन। ठीक है, तो जो स्टेट जो करती है, लिवाइड करती है, कलेक्टेड करती है टैक्स है ना इन एरियाज में, तो वो पंचायत को असाइन कर सकती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पंचायत को ग्रांट्स एंड एड मिलेगा दोस्तों। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात हो रही है, ना कि इंडिया की। ठीक है, तो उससे ग्रांट्स एंड एड दिया जाएगा किसको, पंचायत को। एक बात और, फंड का कॉन्स्टिट्यूशन जहां, हाँ सॉरी, फंड का कॉन्स्टिट्यूशन करा जाएगा जहां पंचायत का पैसा क्रेडिट होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि फंड बनाओ जहां पर पैसा जमा हो, ठीक है, पंचायत के लिए। चलो अब 10 देखते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन। दोस्तों जैसे यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऐसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ना राज्य का गवर्नर बनाएगा हर 5 साल में। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, पंचायत का फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करता है क्या, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो भैया फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने वाला काम किसके किसके पास है, तो हम स्टेट फाइनेंस कमीशन को देंगे इस काम को। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो कंपोजिशन है, क्वालिफिकेशन जो होगा इनके मेंबर्स का, ठीक है, ये कौन तय करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए रूल्स बनाएगा, लॉज बनाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा भाई, ठीक है, हम बना तो देंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन, लेकिन इनका काम क्या होगा, तो ये काम मतलब रिकमेंडेशन देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के ऊपर। ठीक है, ग्रांट्स एंड एड टू द पंचायत कि भैया कितना ग्रांट देना चाहिए, ठीक है, पंचायत को। थर्ड कि भैया टैक्सेस ड्यूटी फीस जो पंचायत को असाइन हो, कि भैया टैक्सेस ड्यूटी फी ये सब जो है क्या पंचायत जो है असाइन करेंगी, मतलब पंचायत के पास कौन सी पावर्स होगी जिनके ऊपर ये टैक्सेस ड्यूटी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड इज वेज ए मेजर टू इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इंप्रूव करा जाए, कैसे बेटर करा जाए। ठीक है, वैसे मैटर जो गवर्नर ने रेफर किया है, या फिर गवर्नर जो है ना इनको स्पेसिफिक मैटर जो है रेफर कर सकता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को, कि भैया इन मैटर पे आप ना जो है ना आप अपना रिकमेंडेशन दो, अपना जो है ना एक एडवाइस दो। ठीक है, तो इस इन मैटर्स के ऊपर भी स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है आपको रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन विल रिकमेंड टू गवर्नर। ठीक है, जैसे वहां प्रेसिडेंट को देता था यूनियन फाइनेंस कमीशन, ऐसे ही गवर्नर को देगा। ठीक है, जब अपनी रिपोर्ट बना लेगा ना तो फिर गवर्नर को पेश करेगा ये। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी रिकमेंड करेगा, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, जो हमारा जो यूनियन फाइनेंस कमीशन होता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, वो भी जो है ना स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स को देखते हुए रिकमेंड करेगा, ठीक है, कि भैया किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है ग्रांट्स एंड एड दिया जाए, ठीक है, या फिर उनकी फंडिंग करी जाए। ठीक है दोस्तों, अब चलो दोस्तों हमने ये सब बात कर लिया कि भैया कैसे कैसे उनको फाइनेंस जो है एलोकेट होना चाहिए। अब उनके पास फाइनेंस आ जाएगा, ठीक है, तो उनके पास पैसा आ जाएगा, तो उनके अकाउंट को जो है ऑडिट कौन करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो सेंट्रल पे ऑडिट करने वाला एक मशीनरी है हमारे पास, ठीक है, सीएजी है, ठीक है, लेकिन इनका कौन करेगा भैया, पंचायत का कौन करेगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा कि कैसे अकाउंट रखना है और पंचायत का अकाउंट ऑडिट होगा। ठीक है, तो ये सब जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है तय करेगा कि भैया कैसे इनका ऑडिट होगा, ठीक है, कैसे रखना है अकाउंट वगैरह, सब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में पावर है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसके अंदर हमने बात कर रहे हैं कि भैया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, है ना, ये सारे प्रोविजन जो है ना यूटीज पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, बट हमने प्रेसिडेंट को एक पावर दे रखी है कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक्सेप्शन कर सकता है कि भैया यहाँ पर ये लगेगा नहीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या फिर उसके अंदर जो प्रोविजन है ना उनको मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ रही है आप, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स करके आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जेम्प्टेड एरियाज भी हैं जहाँ पर ये जो है प्रोविजंस नहीं लगते पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पढ़ना ही है, ठीक है, कि मतलब इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इनमें नहीं लगता। उसका रीजन है मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है, कि नागालैंड, मेघालय, ठीक है, इनको हमने कुछ स्पेशल क्या दे रखे हैं, प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इनका कल्चर जो है ना बहुत ही यूनिक है। ठीक है, ये थोड़ा जैसे हमारे मेनलैंड इंडिया है ना उनसे थोड़ा अलग अलग तरीके से रहते हैं, इनका कल्चर ही डिफरेंट है। ठीक है, तो ये अलग तरीके की ऑटोनॉमी चाहते हैं। ठीक है, तो यूनिटी के लिए हम क्या करते हैं,
हम इनके अंदर कुछ एग्जेम्प्टेड ला देते हैं, एग्जाम्पशन डाल देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि इनको जो है ये सारे रूल्स लॉज उनको समझ में आए, ठीक है, उनको अच्छा लगे तो ये इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। चलो, तो कुछ सर्टेन एरिया जैसे फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है, सिक्स शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है, जो आपको पता है कि फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल एरियाज है, और सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज हैं। तो इनका कल्चर अलग है ना, इनका रहने का अलग है भैया, जो उनका कल्चर है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पर विद मॉडिफिकेशन, ठीक है, विद एग्जाम्पन के साथ जो है यहाँ पर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए हमने, ठीक है, जो कि मैं आपको पैसा एक्ट जो है 1996 में अभी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक बात और दोस्तों, आप हिल एरियाज के बारे में सुनते होंगे, ये हिल एरियाज है मणिपुर का, ठीक है, वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजन है हिल एरियाज में ना, प्रेजेंट डिफाइन करता है इन हिल एरियाज को, ठीक है। अब इसके अंदर काउंसिल बनती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट ही डिफाइन वगैरह करता है, ठीक है, ये आप अलग सेपरेट पढ़ोगे। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, दार्जिलिंग गोर का हेड काउंसिल है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले जो है प्रोविजन नहीं लगते, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, इलेक्ट्रोल मैटर्स में अगर कोर्ट्स मतलब कोई भी डिस्प्यूट आता है इलेक्ट्रोल मैटर्स में, तो कोर्ट्स आना, कोर्ट जो है बेड है टू इंटरफेयर, ठीक है, इलेक्ट्रोल मैटर्स में। क्यों? उसका रीजन है, देखो दोस्तों, जैसे आप पार्लियामेंट पढ़ते हो ना कि डिलिमिटेशन का वैसे इतनी पावर है कि मतलब इनके जो है ना जो फैसले हैं जो वो ये मतलब बोलते हैं कि भैया कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इनके डिसीजन को जो है कोर्ट के अंदर जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन, ठीक है, इनटू कोर्ट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे आपने दिए हैं, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन ने कैसे दिया है, ये भी आप कोर्ट के अंदर जो है ना चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पंचायत चुनाव कैन ओनली बी क्वेश्चन बाय इलेक्शन पिटीशन। एक बात का ध्यान रखना कि भैया जैसे हम स्टेट इलेक्शन में जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, तो अगर उसके ऊपर हम क्वेश्चन राइज करते हैं ना, तो आप बाय इलेक्शन पिटीशन से कर सकते हो, ठीक है, टू द अथॉरिटी जिसको आपको स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करे, ठीक है। तो बाय पिटीशन आप कोर्ट के अंदर आ सकते हो, ठीक है, इलेक्शन पिटीशन उस हिसाब से जो है वर्डिक्ट आएगा। चलो, अच्छा, एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत के बारे में जान लो दोस्तों, ये क्या है, देखो इतना समझ लो, जब ये एक्ट आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992, ठीक है, तो इसके कमेंस होने पर एक साल तक जितने भी लॉज इससे पहले थे ना, ठीक है, वो चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक पहले पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के खुद के स्टेट्स के बने हुए थे, तो वो सारी जितनी प्रोविजन है वो एक साल तक वैलिड था, लेकिन जैसे ही ये एक्ट जो है नया वाला लागू हो जाएगा वो सब खत्म हो जाएगा और यही चलेगा, ठीक है। जो हमारा जो हमने बनाया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ये एक साल के अंदर लागू हो जाएगा और इस हिसाब से ही प्रोविजंस को जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, ये 29 मैटर्स आप एक बार देख लेना जो 11th शेड्यूल के अंदर है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब विलेज है तो विलेज के पास कौन कौन सी जो है पावर्स होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से जो है ना थोड़ा आप अपना कॉमन सेंस से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे पैसा एक्ट 1996। दोस्तों, पैसा एक्ट 1996 पढ़ते हैं, ठीक है, इसको एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन इसका मतलब समझ रहे हो ना आप कि भैया जहाँ पर ये पीआरआई के लग नहीं रहे ना डायरेक्टली, ठीक है, तो हम इसको इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाएंगे, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन डालेंगे और इसको हम एक्सटेंड करके इन एरियाज के अंदर इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब करेंगे कैसे, ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, और क्या हम एक्सटेंशन में इनको पावर दे रहे हैं ये भी देखना दोस्तों, ठीक है। तो संसद ने, दैट मीन्स पार्लियामेंट ने, ये एक्ट शेड्यूल एरिया में पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज पंचायत को मॉडिफिकेशन के साथ लागू करने के लिए ये एक्ट बनाया, ठीक है, पैसा एक्ट 1996, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, ठीक है। तो यूजुअली किसी भी काम के लिए ग्राम सभा को कंसल्ट या अप्रूवल जरूरी है, ठीक है, यूजुअली बोल रहा हूँ, यूजुअली जैसे कि कोई भी काम होगा, ठीक है, डेवलपमेंट का, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है ना वहाँ पर कोई काम, तो यहाँ पर ग्राम सभा को कंसल्ट करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। चलो, अब पढ़ते हैं कि भैया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 के अंदर बना, ठीक है, इसके अंदर जो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर शेड्यूल एरियाज पर ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो संविधान का जो 5th शेड्यूल है उनके एरियाज के अंदर ये जो है अप्लाई नहीं होता। तो हमने क्या करा, पार्लियामेंट ने इन प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करा, ठीक है। तो पैसा एक्ट लेकर आई गवर्नमेंट जो है, संसद जो है पैसा एक्ट लेकर आई, ठीक है, इसलिए संसद ने पैसा एक्ट 1996 को इनेक्ट किया, ठीक है। तो 5th शेड्यूल के 10 स्टेट्स ने अपने अपने पंचायती राज एक्ट को अमेंड करके इनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो पैसा एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है ना, इसको देखते हुए जो ये 10 स्टेट्स है ना जहाँ पर इस आपको 5th शेड्यूल एरिया मिलेंगे, 10 स्टेट्स के अंदर इनकी जो सरकारें हैं इन्होंने
ये अपना जो एक्ट है, ठीक है, पंचायती राज वाला, इसके अंदर जो स्टेट जो बनाती है अपने लिए, ठीक है, इसके अंदर जो है अमेंड करके इनेक्ट कर दिया है पैसा एक्ट को। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। चलो अब आगे बढ़े। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 9 है, ठीक है, वो अपने अपने शेड्यूल एरिया में मॉडिफिकेशन के साथ एक्सटेंड करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यह है कि जो पार्ट 9 का जो बोलता है पंचायत वाला सिस्टम, ठीक है, तो अपने जो इस एरियाज है ना उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करोगे, उसको एक्सटेंड करना है, ये बोला है पैसा पैसा एक्ट के अंदर। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन को सेल्फ रूल देना है। ठीक है, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है तो ट्राइबल पॉपुलेशन को हम सेल्फ रूल देंगे। ठीक है, विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, भैया विलेज गवर्नेंस होगी प्लस इनके अंदर पार्टिसिपेटरी करेंगे, भैया लोगों को पार्टिसिपेट कराएंगे इसके अंदर, वहीं के लोगों को, ट्राइबल लोगों को ही। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी यहाँ पर उसके लिए ये न्यूक्लियस है ग्राम सभा। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ पावर है यहाँ पर। ठीक है, सेफ गार्ड या प्रोटेक्ट करेंगे हम ट्राइबल्स को, ठीक है, ट्राइबल कस्टम्स को, जो उनके लॉज होते हैं, कस्टम लॉज होते हैं, ट्रेडिशंस को। ठीक है, इस एक्ट से हाई लेवल पंचायत अपने से छोटे लेवल पंचायत को ओवर पावर ना करे, इस चीज का ध्यान रखना भैया। हाई लेवल पंचायत जो है इनके पास ज़्यादा पावर है तो वो ओवर पावर ना कर दे छोटे लेवल वालों को। ठीक है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द पैसा एक्ट 1996। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर, तो इनको ध्यान रखना है आपको। तो अगर फर्स्ट फीचर देखें हम, तो स्टेट लॉज फॉर पंचायत मतलब स्टेट एरियाज के लिए उस एरिया के कस्टम्स, ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रैक्टिस को कंसोनेंस में, ठीक है, दैट मीन्स स्टेट लॉज जो है ना जितने भी बनेंगे, ठीक है, इन एरियाज के लिए, तो वो पैसा एक्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उसको देखते हुए बनेंगे। वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, इंडिजिनियस ट्राइबल लोग हैं, उनके ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रैक्टिस को कंसोनेंस में करके बनाएंगे। ठीक है, ताकि इनके जो ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस हैं, कस्टम्स हैं, ये वॉयलेट ना हो। ठीक है, सेकेंड क्या, विलेज, दैट इज विलेज का मतलब जहाँ पर लोग रह रहे हैं, हैबिटेशन, ग्रुप ऑफ हैबिटेशन, ठीक है, हैमलेट या ग्रुप ऑफ हैमलेट्स। ठीक है, मैनेजिंग देयर आउन कस्टम, जो अपने कस्टम को खुद मैनेज करते हैं। ठीक है, तो विलेज बनाएंगे। ठीक है, थर्ड, हर विलेज का अपना अपना ग्राम सभा होगा, इसके ध्यान रखना, हर विलेज का अपना अपना ग्राम सभा होगा। ठीक है, ऑल द पर्सन इन इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ विलेज। ठीक है, एक बात और, ग्राम सभा के अंदर कौन पार्ट हो, कौन कौन होगा, मतलब जितने भी पर्सन हैं जो इलेक्टोरल रोल के अंदर जिनका नाम है, वो सारे के सारे ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, फोर्थ, सेफ गार्ड एंड preserve the custom rituals of the people and also customary mode of dispute resolution। ठीक है, तो सेफ गार्ड करेंगे, प्रिजर्व करेंगे कस्टम रिचुअल्स को, ठीक है, इन लोगों के, ट्राइबल्स को। ठीक है, प्लस इनके कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट, मतलब हम इनको एक कस्टमरी मोड देंगे जिससे ये अपना ये डिस्प्यूट जो है ना खुद रिजोल्व कर पाए। ठीक है, कस्टमरी मोड मतलब एक तरह का इनको छोटा सा जो पंचायत का काम ये होता है डिस्प्यूट्स वगैरह भी सोल्व कर देना। ठीक है, तो ये अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन खुद से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ में क्या, पंचायत पे डेवलपमेंट प्लान्स लागू से पहले ग्राम सभा से अप्रूवल होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि भैया इन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट प्लान आप लाते हो, ठीक है, तो उससे पहले ग्राम सभा से अप्रूवल लेना होगा कि भैया आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हो, सब कुछ। ठीक है, एक बात और, पॉवर्टी एलिवेशन गरीब हटाओ प्रोग्राम के बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन भी करेगा। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है ये आइडेंटिफाई करेगा कि भैया उस ग्राम सभा के अंदर किन किन लोगों को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर बेनिफिशियरी बनाया जाए। ठीक है, उनको बेनिफिट दिलाया जाए बेनिफिशरीज को, ये सब कौन डिसाइड करेगा, तो ग्राम सभा करेगा अपने एरिया के लिए। ठीक है, सिक्स्थ इज फंड यूज बाय विलेज पंचायत, भैया जो विलेज पंचायत है ना और जो भी यूज करेगा फंड, ठीक है, उसके अंदर ग्राम सभा से हम सर्टिफिकेशन लेना होगा। ठीक है, जो भी विलेज पंचायत फंड यूज करेगा तो ग्राम सभा से सर्टिफिकेशन लेना होगा, भैया उनको सर्टिफाई करेगा कि भैया हाँ ये जो आपने फंड जो है ना सही तरीके से एलोकेट किया जो है ना, मतलब जो फंड दिया आपने ये सही तरीके से हमने यूज किया है, इसको इम्प्लीमेंट करा है, इससे हम अपने एरियाज के अंदर हमने डेवलपमेंट किया है। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन किया है, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा, तो ग्राम सभा देगा। ग्राम सभा के अंदर कौन कौन आएंगे ये मैंने आपको बता दिया, ऑल पर्सन इन द इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ विलेज। ठीक है, चलो स्केड्यूल एरिया के पंचायत में सीट का रिजर्वेशन, एक बात और दोस्तों, स्केड्यूल एरिया के अंदर भी ना सीट का रिजर्वेशन देंगे हम एट ऑल लेवल्स, जस्ट लाइक हम हाफ, ठीक है, वन हाफ मतलब हाफ ऑफ द टोटल फॉर एसटीज। ठीक है, मतलब वहां पर हम हाफ सीट है, ठीक है, टोटल सीट में से हाफ सीट जो है स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है आरक्षण जो है हम दे देंगे। ठीक है, पंचायत में मतलब हम सीट रिजर्व कर देंगे। ठीक है, किसके लिए, स्केड्यूल ट्राइबल्स के लिए। ठीक है, मैं स्केड्यूल कास्ट बोल रहा था इससे पहले, ठीक है, कास्ट नहीं, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है हम 50% रिजर्वेशन जो है यहाँ पर फिक्स कर देंगे, किसको, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए इन
पंचायत में, ठीक है। चेयरपर्सन जो होगा ऑल फॉर एसटीज, ठीक है। तो चेयरपर्सन जो भी बनेगा वो एसटी से ही होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का ही व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात और दोस्तों, देखो शेड्यूल एरिया के अंदर जो पंचायत बनेंगे ना, इन 2 लेवल्स पे, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, ग्राम सभा की बात नहीं कर रहा, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके अंदर ना स्टेट भी ना नॉमिनेशन करेगी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स का, ठीक है। दैट मीन्स कि लेस देन और इक्वल टू 1/10 ऑफ इलेक्टेड टोटल इलेक्टेड सीट्स के ऊपर, ठीक है, स्टेट भी जो है नॉमिनेट करेगी मेंबर्स को, ठीक है। इसी का ध्यान रखना, मतलब अगर क्वेश्चन आए कि भैया नॉमिनेशन कर सकती है इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट, तो हाँ कर सकती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 9th में ना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है, पीवाईक्यू है कि भाई शेड्यूल एरिया में डेवलपमेंट के लिए अगर लैंड एक्विजिशन करना है तो ग्राम सभा या पंचायत को कंसल्ट करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, एट अप्रोप्रिएट लेवल्स, ठीक है। तो ग्राम सभा को आपको जो है कंसल्ट करना पड़ेगा अगर आपको लैंड एक्विजिशन करना है, अगर वहाँ पर आपको लैंड चाहिए, ठीक है, किसी भी काम के लिए, तो उसके लिए आपको ग्राम सभा का कंसल्टेशन, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, करना होगा, ठीक है। चलो, शेड्यूल एरिया के माइनर वाटर बॉडीज का प्लान एंड मैनेजमेंट पंचायत के पास है, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, शेड्यूल एरिया के अंदर जो जो माइनर वाटर बॉडीज होती है ना, ठीक है, उनके अंदर प्लान मैनेजमेंट जो है पंचायत ही करेगी, ठीक है, डायरेक्ट उनके पास ये है पावर। शेड्यूल एरिया में माइनर मिनरल्स, ये चीज़ का ध्यान रखना, माइनर मिनरल्स की बात हो रही है, का माइनिंग और प्रोस्पेक्टिंग के लिए ग्राम सभा या पंचायत का रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, जिसका ध्यान रखना, मैंडेटरी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको माइनिंग करनी है, ठीक है, वही माइनर मिनरल्स का शेड्यूल एरियाज के अंदर, ठीक है, माइनर मिनरल्स का, तो ग्राम सभा या पंचायत का रिकमेंडेशन मैंडेटरी है दोस्तों, वो भी एट अप्रोप्रिएट लेवल्स, ठीक है। शेड्यूल एरिया के माइनर मिनरल्स का माइनिंग के लिए ग्रांट ऑफ कंसेशन देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, ठीक है। आप जो है आपकी कोई कंपनी है और वहाँ पर आपको माइनर मिनरल्स करने का माइनिंग करना है, ठीक है, तो जो भी आप ग्रांट ऑफ कंसेशन देने के लिए चाहते हो ग्राम सभा को, पंचायत को, तो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है, ग्राम सभा का। और 13 पे क्या है, स्टेट लॉ के द्वारा सेफ ताकि हायर लेवल के पंचायत लोअर पंचायत के पावर्स को यूजअप ना करें, बिल्कुल बात सही है भैया। स्टेट लॉ ना ऐसे लॉज बनाएगी जिससे जो है जो हायर लेवल के जो पंचायत होते हैं वो लोअर लेवल पंचायत को दबा ना दें, ठीक है, उनके पावर्स को दबा ना दें, ठीक है। 14 शेड्यूल एरिया के डिस्ट्रिक्ट लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट्स का पैटर्न स्टेट 6th शेड्यूल जैसा करेगा, ठीक है। जैसे कि 6th शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस हैं कि भाई कैसे एडमिशन करना है, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर शेड्यूल एरिया के अंदर, ठीक है। तो जैसे 6th शेड्यूल के अंदर होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा इन ट्राइबल एरियाज के अंदर भी, ठीक है। तो आप इसको शॉर्टकट में समझ सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो लाइक 6th शेड्यूल के स्टेट जैसा ट्राइबल एरिया जैसा होगा, ठीक है, इन शेड्यूल एरियाज के अंदर भी, ठीक है। अब एक बात और, एनी एग्जिस्टिंग लॉस, ठीक है, जितने भी एग्जिस्टिंग लॉस थे वो अगर इनकंसिस्टेंट है पैसा के साथ, ठीक है, तो पैसा एक्ट के कमेंट्स के 1 साल तक लागू देन एक्सपायर, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी लॉस थे पैसा एक्ट आने से पहले, ठीक है, और वो इनकंसिस्टेंट है पैसा, ठीक है, पहले इनको वॉलिड करते हैं पैसा एक्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, ठीक है, पैसा एक्ट के 1 साल के बाद लागू होने के बाद, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, देखो ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजंस फॉर इनइफेक्टिवनेस या इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायत, ठीक है, ये आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके अंदर पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है, तो मेंस में आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद भी पीआरआई का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, ठीक है, 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद भी फिर भी इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड था, ठीक है। उसका रीजन क्या है, पहले लैक ऑफ डिवोल्यूशन, ठीक है, किसका, तो फंडिंग का भी, फंक्शन का भी और फंक्शनरीज का भी, ठीक है, लेक ऑफ डिवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड तो किया कि भाई फंड दो इनको, ठीक है, बट स्टेट गवर्नमेंट इनको नेग्लेक्ट करा है, ठीक है। सेकंड, एक्सेस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, बात सही है दोस्तों, ठीक है, आप आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है, तो कलेक्टेड को इन सबको ना बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा इनके पास, और ये वास्तव में ये ऑफिसर जो है ना जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे, आपको ही पता है दोस्तों, ठीक है, काम करना चाहिए, ठीक है, नहीं करते, ऑफिस से मैटर रहते हैं। कुछ ऑफिसर्स करते होंगे, मैं तो मानता हूँ कुछ ऑफिस करते होंगे, उनको तो मैं मानता हूँ हर जगह एक्सेप्शन मिल जाता है, ठीक है, अधिकतर तो नहीं कर रहे, ठीक है, कर रहे होते तो आपको पता है कि हमारे गांव के अंदर डेवलपमेंट की कितनी मतलब ज़रूरत है, जो मतलब इस टाइम रूरल एरियाज में रहते होंगे ना,
वो मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप अर्बन एरियाज में रहे हो ना, तो आप अभी रूरल एरियाज के प्रॉब्लम्स को नहीं जान रहे। ठीक है, जब तक आप रूरल एरियाज में जाकर रहोगे नहीं ना, तो आप इनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे ही नहीं। ठीक है, तो जाओ उनकी पहले प्रॉब्लम को समझो, तब उनके बारे में कमेंट करना। ठीक है, चलो। टायर्ड नेचर ऑफ फंड्स। ठीक है, अगर फंड आता भी है तो स्पेसिफिक यूज़ के लिए आता है। ठीक है, मतलब पंचायत जो है फंड का अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक के लिए आता है कुछ। ठीक है, जैसे कि अगर बोला है कि रोड बनाना है तो सिर्फ रोड ही बना सकती है। ठीक है, तो उसके अलग उनको जो ज़रूरत है उस पर काम नहीं कर सकती। ठीक है, उनको फंड का इस्तेमाल उस जगह नहीं कर सकती जहाँ उनको जरूरत है। फंड के लिए सरकार पे डिपेंडेंसी, बिल्कुल बात सही है। रिलेक्टेंस टू यूज़ फिजिकल पावर, उसका रीज़न है दोस्तों। देखो, ग्राम सभा है। ठीक है, अब इसी के अंदर इनके खुद के लोग ही होते हैं। ठीक है, अब इनको वोट भी चाहिए होता है दोस्तों। अब इन्हीं के ऊपर ये टैक्स वगैरह लगा दे, ठीक है, कस्टम्स वगैरह टैक्स लगा दे, तो इनको वोट कौन देगा? तो हाई इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो इसलिए टैक्स वैक्स लगाते नहीं है लोकल एरियाज के अंदर अपने। ठीक है, ग्राम सभा का स्टेटस अगर देखो तो पंचायत के ग्राम सभा को एम्पावर करना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन स्टेट एक्ट्स के उनके पावर क्लियरली डिलिनेटेड हैं। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोल तो दिया कि भैया जो है एम्पावर करो पंचायत को, बट स्टेट लॉज ने इस हिसाब से लॉज नहीं बनाए कि मतलब जिनको जिससे वो है पंचायत जो है सही से फंक्शन कर सकें। ठीक है, या फिर उनके पास और अच्छे पावर्स हो। ठीक है, ऑटोनोमस हो थोड़ा, नहीं है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज। ठीक है, हमने क्रिएशन मतलब पैरेलल बॉडीज बना रखे हैं। लाइक देखो, लोकल लेवल के स्कीम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेसिफिक और न्यू बॉडीज बनाई जाती हैं। ठीक है, पीआरआईज आर फंक्शनली सिटिंग आइडियल। ठीक है, मतलब पीआरआईज तो बनी पड़ी हैं लेकिन हम उनका सही से इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। ठीक है, अपने पंचायत वेब सीरीज देखिए दोस्तों, अगर देखिए ना तो आप समझ पाओगे कि पंचायत का कितना इम्पोर्टेंट या क्रूशियल रोल है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इस बात को समझना दोस्तों, अगर पंचायत वेब सीरीज देखिए तो आप समझोगे। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। 25% ग्राम पंचायत के पास ऑफिस बिल्डिंग ही नहीं है। ठीक है, उनकी खुद की। डेटाबेस फॉर प्लानिंग मॉनिटरिंग इज आल्सो मिसिंग। ठीक है, उनके पास इतना डेटा ही नहीं है कि वो कैसे प्लान करें, मॉनिटरिंग कैसे करें, है ही नहीं कोई वेल स्ट्रक्चर, है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलिटरेट एंड और सेमी इलिटरेट। ठीक है, मतलब 5वीं 6वीं 7वीं क्लास तक पढ़े लिखे होते हैं। अनअवेयर ऑफ द रोल्स। ठीक है, रोल्स के बारे में उनको पता ही नहीं है कैसे यूज़ करना है ना, क्या उनका रोल है। डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट लेवल को कंप्यूटर कनेक्टेड कर दिया है, बट सिर्फ 20% ग्राउंड लेवल के पास कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। मतलब अभी भी हम जो है 2025 में आ चुके हैं। ठीक है, और सबके बाद आजकल तो वही इंटरनेट है, लेकिन ग्राम पंचायत में जाकर देखोगे ना तो अभी भी कंप्यूटराइजेशन इतना हुआ नहीं है जो शहरों में हो गया आपके। ठीक है, अभी भी वहाँ पर हुआ नहीं है जो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सारे क्या थे, ये सारे के सारे जो है रीजंस थे कि भैया कि भाई क्या है इनफेक्टिवनेस या फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही पंचायती राज इंस्टीट्यूट से। तो ये सारे जो है आपके 8 पॉइंट्स काम आएंगे आपके मेंस में लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे म्यूनिसपैलिटीज़ को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा म्यूनिसपैलिटी से पीआरआई से क्वेश्चन तो आना ही आना है एक दो। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में मेंस में भी। ठीक है, चलो।